गाड़ियों में ईवीएम पकड़ा जाना, ऑफिसेज में ईवीएम पकड़ा जाना, अगर ईवीएम का कहीं पे टेस्ट होता है तो सिर्फ एक पार्टी को वोट जाना। ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमने वोट दिया तो वोट कहाँ गया? तो डेमोक्रेटिक सेटअप में ही शंका है, सरकार पे भी शंका है। जहाँ पे मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं तो ये मुसलमानों को चाहिए कि वहाँ से उनका नुमाइंदा चुन करके आए। तो कबाब खिला करके, इफ्तार का दावत दे करके, बिरयानी का दावत दे करके कोई नेता नहीं बनता है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आज अहम मुद्दे पर बात होने वाली है। बात वो है कि जब बात मुसलमानों की आती है तो मुसलमानों का नाम सुन के लोग मुंह फेर लिया करते हैं। एक ऐसी किताब आई है जहां पर वो बात ही करती है मुसलमानों के पॉलिटिक्स में एब्सेंट होने की। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब, जिनसे हम बहुत से सवाल पूछेंगे। लेकिन उस किताब के सवाल पूछने से पहले ये बता देना ज़रूरी हो जाता है कि आज के वक्त में जब मुसलमानों की रहनुमाई की बात होती है तो हर कोई खामोशी इख्तियार कर लेता है। अब्दुल साहब, पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब बात नुमाइंदगी की आती है तो हर कोई खामोशी इख्तियार कर लेता है, पर आपकी किताब ही कह रही है कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। कब एहसास होता है कि हाँ, इस पर बात होनी चाहिए? नहीं, देखिए, इसके लिए मुझे लगता है कि किसी हिम्मत की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको फ़िक्र की ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमानों की आज जो सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशंस हैं जितने ख़राब हैं, और उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ हिंसा, मॉब लिंचिंग, कम्युनल राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जारी हैं, लेकिन कोई लेजिस्लेशन इनको चेक करने के लिए नहीं बनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम कौम की आवाज़ कोई नहीं सुनता है, और उनकी कोई आवाज़ इसलिए नहीं है कि पॉलिटिक्स और पावर में उनका कोई शेयर नहीं है। तो बस इतना मुझे ख्याल आया, और मैंने ये भी देखा कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ की टू ऑल एम्पावरमेंट। अगर मुस्लिम पॉलिटिकली अगर एम्पावर्ड हो जाते हैं तो हर तरह से वो सशक्त हो जाएंगे। तो इसी मकसद के साथ मैंने ये किताब लिखी है। इसी के साथ एक सवाल ये भी होता है कि जब हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो मुसलमान अपनी बात ढंग से नहीं रख पाते, लेकिन वहीं अगर हम बहुजन की बात करते हैं, दलित पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो वो बहुत बेहतर तरीके से अपना स्टैंड बना पाते हैं, अपनी बात कह पाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमी है कि मुसलमान अपनी बात नहीं रख पाते, और उसी के साथ ये भी कि उनका रिप्रेजेंटेशन इतना क्यों नहीं अब तक बन पाया है? देखिए, ये बात मैंने किताब में लिखी है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक सूझबूझ की कमी है, एक ये बात माननी चाहिए। दूसरी बात ये माननी चाहिए कि उन्होंने प्रॉपर लीडरशिप डेवलप नहीं किया है, एक ये बात है। और तीसरी बात ये है कि एक आइडियोलॉजी को, एक पार्टी को रोकने के लिए वो आंख बंद करके सेकुलर पार्टियों को वोट कर रहे हैं, लेकिन उनसे अपना शेयर नहीं मांगते हैं। अगर आप किसी पार्टी को अपने कौम का पूरा वोट सुपुर्द करते हैं, उनके पैरों में रख देते हैं, तो आपका ये हक है कि उनसे कम से कम ये पूछें कि भाई, इस राज्य में हमारी तो 15 सीटें बनती हैं, हमको 5 टिकट क्यों देते हो, हमको 15 टिकट दो। तो इस तरह की जो हिम्मत और सूझबूझ की मुसलमानों में कहीं न कहीं इस बात की कमी है। और जैसे कहा आपने, जो दलित जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कुर्बानी दे करके उनको बहुत सशक्त बनाया है, उनको पढ़ने लिखने के काबिल बनाया है, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उनको जागरूक किया है। उस तरह की जागरूकता मुसलमानों में नहीं आ पाई। इसका कारण यह है कि सबसे पहले तो जो देश का विभाजन हुआ, वो तो एक राजनीतिक फैसला था। यहाँ के जो मुसलमान हैं उनमें उनका 0% रोल था। फिर भी मुसलमानों पे ये तोहमत लगाया जाता है, यहाँ के रह रहे मुसलमानों पे, और मुसलमान उस तोहमत से कई दशकों तक नहीं निकल पाया। अब वो निकला है इन सारी चीज़ों से, और वो चाहता है कि हमारा एजुकेशन में ड्यू शेयर मिले, हमको
जो देश की इकनॉमी है वहाँ पे हमारा ड्यू शेयर हो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर भी हमारा ड्यू शेयर हो, और जो पॉलिटिक्स है उसमें भी हमारा ड्यू शेयर हो, क्योंकि वो इस देश के बावकार शहरी हैं और इस देश के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट हैं, वो मूल निवासी हैं, और उनको वो चाहते हैं कि हमारा हर क्षेत्र में हमारा ड्यू शेयर मिले। तो बहरहाल जितना जागरूक दलित कौम है, आपने जैसे फरमाया, उतना नहीं है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जितने भी डिप्रीवेशन है मुसलमानों के, अब मुसलमानों को पता चल गया कि हम डिप्राइव्ड हैं और उनको कैसे अचीव करना है, उस रास्ते पे वो निकल पड़े हैं। सर, आपकी किताब स्याह इतिहास की बात करती है। उस इतिहास में हमने एक बहुत लंबा दौर देखा है, हम अभी भी देख रहे हैं। हम अक्सर 10 सालों की बात करते हैं, लेकिन अब मैं आपको उस तरफ लेके जाना चाहूँगी। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी, और मुसलमानों में ही डिप्रीविएशन की आप बात करते हैं, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हम मोटा मोटा चोर पकड़ लिया कि भारतीय जनता पार्टी है और या कोई और अदर पार्टी है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन सवाल तो यहाँ भी जब उस स्याह इतिहास की बात होगी तो उस इतिहास में ये भी तो बात आएगी कि मुसलमान सबसे ज़्यादा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी तो यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए, ये जहाँ पे मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, तो ये मुसलमानों को चाहिए कि वहाँ से उनका नुमाइंदा चुन करके आए, उनका नुमाइंदा जीत करके आए। अब इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो उनके जो कम्युनिटी है उनका वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक ही जगह पे 3-4 सेकुलर पार्टियाँ अगर एक सेल्फिश वे में अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं तो वोट डिवीज़न होता है और अल्टीमेटली बीजेपी वहाँ से चुन करके आती है। तो ये मुसलमानों की भी ये जवाबदारी है कि भाई आप जिन पार्टियों को वोट देते हैं उन पे दबाव डालिए कि आप जॉइंटली एक कैंडिडेट खड़ा कीजिए। आप वोट हमारे ही लेते हैं, आप 3-3 कैंडिडेट क्यों खड़े कर रहे हैं, 2 कैंडिडेट क्यों खड़े कर रहे हैं, 4-4 कैंडिडेट क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे जो डिज़र्विंग जो कैंडिडेट हैं उनको क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं? अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया जाता है तो क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर के आ जाते हैं, जिससे डिवीज़न ऑफ वोट्स होता है और अल्टीमेटली सभी हार जाते हैं। तो ये सेल्फिश एटीट्यूड है जो सेकुलर पार्टीज़ का, और मुसलमानों में जो कहीं ना कहीं सूझबूझ की कमी है और कहीं ना कहीं दबाव डालने की जो शक्ति है सेकुलर पार्टियों पे उसमें उनकी कमी है। सर, पॉपुलेशन पर भी बात होती है कि पॉपुलेशन एक अहम मुद्दा रहा है, और अब तो पॉपुलेशन की वजह से भी मुसलमानों को ही इसका उनके सर पे ताज पहना दिया गया है कि पॉपुलेशन में भी उन्हीं का अहम रोल है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आबादी बढ़ने का जहाँ तक बात है, मैंने किताब लिखी है डिनायल एंड डिप्रीवेशन, और जो जितने भी स्कॉलर्स हैं, जो पॉपुलेशन स्टडीज़ के लोग हैं या जो सोशल स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि आबादी का बढ़ना ये किसी मजहब से इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ है गरीबी और इलिटरेसी से। जो लोग जितना ज़्यादा गरीब होंगे, जितना ज़्यादा अनपढ़ रहेंगे, उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा रहेंगे। तो दलित ज़्यादा गरीब हैं, ओबीसी ज़्यादा गरीब हैं, मुसलमान ज़्यादा गरीब हैं, इसलिए वहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है विमेन में, और इसलिए आबादी है। इसलिए मुसलमानों को ये डिमांड करनी चाहिए कि आपको कास्ट बेस्ड सेंसस करानी चाहिए, उसका रिज़ल्ट जारी करना चाहिए। जाति जनगणना अगर हो गई तो जो मैं बात यहाँ से कह रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इलिटरेट हैं और जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं उनके यहाँ पे आबादी है, ये बात बिल्कुल साबित हो जाएगी। जब जाति जनगणना होगी तो दलितों में जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है और हमारे यहाँ पे जो सेम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के जो लोग हैं, यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट आप देखेंगे कि दोनों बराबर है। तो ये साबित हो जाएगा कि इसका मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका सीधा सीधा ताल्लुक़ गरीबी और इलिटरेसी से है। ईवीएम की बात करते हैं तो ईवीएम में जिस तरीके से यूपी के अलग अलग जगहों से तस्वीर आती है, तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि चुनाव और ईवीएम दोनों एक दूसरे के भाई बंधु हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने। देखिए, ईवीएम को जहाँ तक हैक करने की बात है, यानी मुझे लगता है कि वो स्टैंड अलोन मशीन है और हैक करने का सबूत अभी तक हमको नहीं मिला है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि गाड़ियों में ईवीएम पकड़ा जाना, ऑफिसेज़ में ईवीएम पकड़ा जाना, अगर ईवीएम का कहीं पे टेस्ट होता है तो सिर्फ एक पार्टी को वोट जाना, ये थोड़ा सा कंसर्न का विषय है।
और दूसरी बात यह है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ये चुनाव से चलता है, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी से चलता है। अगर 1% लोगों ने भी अगर ईवीएम पे शक जाहिर कर दिया तो सरकार को उसको हटा करके दूसरा इलेक्ट्रल सिस्टम को लाना चाहिए। आज क्या है कि ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमने वोट दिया तो वोट कहाँ गया, वो बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में आ गया, यानी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। यानी 200 लोगों ने वोट किया तो 200 नंबर दिखता है, किसने किसको वोट दिया ये नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि लोगों की शंका है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है ईवीएम में, और जिन जिन देशों ने इसको अपनाया था शुरू में उन लोगों ने इसको रिजेक्ट करके फिर से वहाँ पे बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो रहा है। तो मुझे भी लगता है कि अगर लोगों को शंका है तो इसका मतलब है कि उनको डेमोक्रेटिक सेटअप में ही शंका है, सरकार पे भी शंका है, यानी हर चीज पे शंका है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से ईवीएम को हटा करके और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। महिला आरक्षण की बात हो रही है, महिला आरक्षण इन दिनों चर्चा में है, होना भी चाहिए, हर औरत डिज़र्व करती है। अब सवाल यहाँ से आगे से कि जब ये बिल सामने लाया गया तो इसके अंदर ओबीसी महिलाएं जितनी हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने 2 ट्वीट किया है कि जेंडर जस्टिस के साथ साथ सोशल जस्टिस ज़रूरी है। तो अगर आप ये बिल लेकर के आते हैं और उसमें किसी तरह का सब कैटेगरी अगर नहीं बनाते हैं तो जो अमीर महिलाएं हैं, जो एलीट महिलाएं हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो सामंतवादी महिलाएं हैं, वो चुन करके आएंगी, और जो ओबीसी और मुस्लिम महिलाएं हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो ये मनुवाद को बढ़ाने का एक नया तरीका बीजेपी की सरकार ने ढूंढ लिया है, और मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। और विमेन रिजर्वेशन के पक्ष में सब लोग हैं, महिलाओं का बिल्कुल स्वागत है पार्लियामेंट में, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन सभी जाति धर्म के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जेंडर जस्टिस के साथ साथ सोशल जस्टिस जरूरी है। सर, आपको लगता है कि ये चुनावी जुमला है, जैसे हर बार हर जुमला फेंक दिया गया है उसी तरीके से ये भी एक जुमले की तरह से फेंक दिया गया है? वुमेन रिजर्वेशन बिल, अब देखिए बीजेपी या बाकी पार्टियां इस पे क्या स्टैंड लेती हैं। बाकी पार्टियों को मैंने देखा, पहले तो कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि ओबीसी और जो बाकी जो सोशल सेगमेंट्स हैं उनको सब कैटेगरी नहीं मिले, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम कांग्रेस इस बात की मांग कर रही है। अब उस कैटेगरी में सिर्फ बीजेपी बची है। तो अगर सही तरीके से न्याय देना है सभी लोगों को, तो मुझे लगता है कि सब कैटेगरी और सब कोटा के साथ ये बिल आनी चाहिए। और अगर नहीं आता है, बीजेपी नहीं सब कैटेगरी को लेकर के नहीं आता, तो मुझे लगता है कि एक चुनावी जुमला ही होगा। सर, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन में जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, सियासतदार हैं, एक्टिविस्ट हैं, क्या उनमें उतनी कुव्वत नहीं है कि आज तक हमारी कौम हर किसी नॉन मुस्लिम को हीरो बना देती है, हर किसी के पीछे भाग जाती है? तो क्या उनके पास वो कुव्वत नहीं है, समझदारी नहीं है? आप क्या कोई कमी देखते हैं कि आज तक कोई भरोसा नहीं कर पाता है उन पर, और जब बात हक की आती है, हुकूक की आती है, तो उसकी जगह किसी नॉन मुस्लिम पर्सन को चुन लेता है? नहीं, देखिए ये मुसलमानों की एक तरह से इसमें एक क्या कहेंगे, उनकी बड़प्पन भी है और कहीं ना कहीं उनमें कमी भी है। बड़प्पन इस बात की है कि अगर किसी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा है और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट सेकुलर पार्टी से खड़ा है, तो अपने कैंडिडेट को पीछे रख करके वो सेकुलर पार्टी को वोट देते हैं ताकर के एक जो कम्युनल पार्टी को रोका जा सके। तो वो लोग कुर्बानी देते हैं और इस देश में सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखने के लिए। एक बात तो ये हो गई, लेकिन दूसरी बात आपने कहा कि वो नॉन मुस्लिम्स को हीरो बनाते हैं। मेरा ये मानना है कि आप लीडरशिप क्रिएट कीजिए, आप जेन्युइनली ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, तहसील ऑफिसेज़ में जाइए, जो नगर पालिका के ऑफिस है वहाँ जाइए, पुलिस स्टेशन में जाइए, लोगों के लिए दिन रात काम कीजिए, मनी पावर अपना बढ़ाइए, मसल पावर अपना बढ़ाइए, एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स है उस आप दिखाइए। आप बिल्कुल आप हीरो हैं, आप मुस्लिम उनको हीरो ये करेंगे, तस्लीम करेंगे, लेकिन मुसलमानों की ये कमी है कि इन सारी चीज़ों को नहीं देख करके वो क्या देखते हैं कि भाई हम दावत इफ्तार कैसे दे दें, कभी बिरयानी की पार्टी कैसे दे दें, लोगों को खाना कैसे खिला दें। तो कबाब खिला करके, इफ्तार का दावत दे करके, बिरयानी का दावत दे करके कोई नेता नहीं बनता है।